नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की अनोखी चुनाव प्रचार सभा में 15 से भी अधिक राज्यों के लगभग 100 से भी अधिक स्थल पर एकत्रित आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आज की इस सभा में अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के उपयोग से मोदी जी देश भर में कई स्थलों पर एक साथ लाखों लोगों के साथ जुड़ेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। मोदी जी आपके साथ हैं, प्रत्यक्ष हैं, आपके पास हैं, ऐसा एहसास आपको होगा। इन दिनों मोदी जी अनेक स्थलों पर जाकर भारत विजय रैलियों में लाखों लोगों के सामने संबोधन कर रहे हैं, लेकिन जहां वो खुद नहीं पहुंच सके हैं, उन सभी देशवासियों से रूबरू होने का, जुड़ने का ये अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का माध्यम उन्होंने अपनाया है। टेक्नोलॉजी का इतना उत्तम उपयोग लोगों से जुड़ने के लिए मोदी जी ही सोच सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही देश के लोगों से जुड़ने के लिए कई नए नए तरीके अपनाए हैं और मोदी जी तो अपनी कार्यशैली में टेक्नोलॉजी का उत्तम उपयोग कर बहुत ही उम्दा तरीके से लोगों से जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मोबाइल फोन, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट, ब्लॉग्स, गूगल हैंगआउट और हाल ही में चाय पे चर्चा की सफलता के बाद अब ये 3D टेक्नोलॉजी द्वारा आपसे जुड़ने का अद्भुत माध्यम अपनाया है मोदी जी ने। पिछले गुजरात चुनाव में भी मोदी जी ने इसी 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का उपयोग जनसंपर्क, जनशिक्षण व प्रचार के लिए किया था, जिसे लोगों का उत्साहपूर्ण आवकार मिला था। इस छोटे पैमाने पर किए गए प्रयोग ने भी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े कार्यक्रम होने का विश्व कीर्तिमान प्राप्त किया। तारीख 11 अप्रैल को इसी 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने 100 से भी अधिक स्थलों में 20 से भी अधिक राज्यों में सभाओं को संबोधित किया था। आने वाले दिनों में मोदी जी कई बार इस प्रकार एक साथ कई स्थल पर सभाओं में लोगों से जुड़ेंगे। तो आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा, समृद्धि, विकास, जन समर्थन, जन विश्वास, सिद्धि और सफलता के पर्याय बन चुके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसे भारत के संविधान के रचयिता श्री बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा को सादर मालार्पण करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मोदी जी को। पंडित दीनदयाल जी द्वारा दिए गए मंत्र एकात्म मानवता को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी गरीब, दलित और पीड़ितों की बेली है, जो वंचितों के विकास के लिए कार्य तत्पर है। आंखों में सपने और दिल में विश्वास, भारत के विकास की मन में है प्यास, ऐसे भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, जो सत्ता को सेवा का माध्यम बनाकर भारत को 21वीं सदी में फिर एक बार
विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। सुशासन द्वारा सबका साथ, सबका विकास जिनका संकल्प है, जो देश में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं, विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का विश्वास रखते हैं, जिनके लिए देश का युवा सिर्फ वोटर नहीं, पावर है। जन सामान्य और प्रत्येक वर्ग के लिए हर क्षेत्र में सर्वसम्मिलित विकास के नए आयाम प्रस्थापित करने के नए नए विचार, नए सुझाव लेकर आए हैं, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें और इस 3D टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ जाएं। नमस्ते। देश के 15 राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर लाखों लोगों से मुझे आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करने का सौभाग्य मिला है। मुझे ज्यादा खुशी होती अगर मैं रूबरू में आप तक पहुंच पाता, लेकिन हमारा देश इतना विशाल है, मैं कितना ही चाहूं हर जगह पे रूबरू नहीं पहुंच सकता हूं। फिर भी मैंने कोशिश की है हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचने की। अब आपके पास पहुंचने के लिए ये टेक्नोलॉजी भी मेरी मदद कर रही है। आज 14 अप्रैल है। आसाम में बिहू के पर्व की मेरी शुभकामनाएं, पंजाब में वैशाखी के पर्व की शुभकामनाएं और तमिलनाडु में भी आज नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। मैं देश के भिन्न भिन्न कोने में अनेक राज्यों में आज का दिवस एक विशेष पर्व का दिन होता है। मेरी तरफ से उन सभी राज्यों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। 14 अप्रैल एक और दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दलितों की दिवाली है। आज ही तो बाबा साहब आंबेडकर का जन्म हुआ था। यही महापुरुष हैं जिसने हमें संविधान दिया, जो संविधान के तहत पार्लियामेंट, एमपी, सरकार, ये सभी उस संविधान की बदौलत है। एक प्रकार से ये चुनाव भी उसी का नजराना है। भाइयों बहनों, बाबा साहब आंबेडकर ने जीवन भर संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये मंत्र दिया है। मैं आज बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर उनको प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे लगता है बाबा साहब आंबेडकर ने तो छुआछूत खिलाफ जंग छेड़ा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक छुआछूत के रंग को इतना अपने आप को रंग लिया है कि वे देश को भी राजनीतिक छुआछूत के रंग में डुबो रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी के दिल में राजनीतिक छुआछूत की बदबू ना आती
तो बाबा साहब आम्बेडकर को कितना सम्मान मिलता। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा, नेहरू गांधी परिवार के 3-3 लोगों को, एक ही परिवार के, भारत रत्न मिला। और इनके जीवन काल के तत्कालीन समय में, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न नहीं दिया। उनकी मृत्यु के 40 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार बनी, तब जाकर के बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न मिला। कांग्रेस पार्टी के मन में बाबा साहब के प्रति इतना रोष था, इतना आक्रोश था, पता नहीं क्यों इतना जहर भरा था कि वे संसद भवन में भी बाबा साहब का तैल चित्र रखने के लिए तैयार नहीं हुए। यह भी जब दिल्ली में से कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा के समर्थन वाली सरकार बनी, तब जाकर के पहली बार भारत की पार्लियामेंट में बाबा साहब आम्बेडकर का तैल चित्र रखा गया। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, दलितों का देवता, पीड़ितों का मसीहा, वंचितों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाला, हम सबका भगवान, उसके साथ इससे बुरा व्यवहार क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, हद तो तब आ गई जब बाबा साहब आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक को भारत सरकार खरीदे, और ज्यादा नहीं, 100 प्रत खरीदे, 100 प्रत। पंडित नेहरू की सरकार ने वो करने से मना कर दिया था। आखिरकार बाबा साहब आम्बेडकर को आक्रोश के साथ सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ी थी। ये जो असहिष्णुता की राजनीति, छुआछूत की राजनीति, अपने विरोधियों को रत्ती भर सहन नहीं करने की मानसिकता, ये विशेष करके ये गांधी परिवार का स्वभाव है और कांग्रेस का डीएनए बन गया है। और इसी का कारण है कि इतना बड़ा मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था देने वाला भारत का संविधान श्रीमती इंदिरा गांधी के कालखंड में कटघरे में आ गया। 1975 से 1977 आपातकाल घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी भाई देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, कितने दिग्गज नेता, उनको जेल खाने में बंद कर दिया गया। ये कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, मैं मानता हूं लोकतंत्र का मूलभूत स्वभाव होता है आलोचना को सहर्ष स्वीकार करना, विरोध का भी सम्मान करना। लेकिन कांग्रेस ने उस परंपरा को, उस कल्चर को, उस बातों को नष्ट कर दिया है। अपने विरोधियों को खत्म करना, यही कांग्रेस का कारनामा रहा है। और भाइयों बहनों, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज विशेष रूप से स्मरण करता हूं। एनडीए के शासन में दलित, पीड़ित, शोषित, समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए जो योजनाएं बनी, वो योजनाएं आज भी गरीबों के जीवन को कल्याण करने वाली है। सर्व शिक्षा अभियान गरीब, दलित, पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए था। अंत्योदय अन्न योजना समाज के आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर भगवान है, उनकी थाली में रोटी आने का प्रबंध किया था।
दलित समाज के जो बच्चे अच्छी तरह शिक्षा कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप की एक बहुत बड़ी राष्ट्रव्यापी योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने लाई थी। भाइयों बहनों, हमारे देश का आदिवासी समाज, भगवान राम के जमाने से हम जानते हैं आदिवासियों की भूमिका कितनी उत्तम रही है। 1857 के संग्राम में हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जैसे कितने महापुरुष आदिवासी समाज के हमारे सपूत देश के लिए जान की बाजी लगा दी थी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सीमा पर गोविंद गुरु अंग्रेजों के दांत खट्टे करने की बहुत बड़ी ताकत रखते थे। उन आदिवासियों की याद 50 साल तक कांग्रेस को नहीं आई। बाबा साहब आंबेडकर का सपना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूरा किया और पहली बार देश में अलग आदिवासियों का मंत्रालय बना, अलग मंत्री बना, अलग बजट बना और उसकी पूरी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हुई। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को लेकर के चलते हैं कि 125 करोड़ का देश, विविधता में एकता वाला देश, भाषा अनेक भाव एक वाला देश, इस देश में समता भी चाहिए, समरसता भी चाहिए। सिर्फ समता से काम नहीं चलेगा। एक उच्च वर्ण का व्यक्ति डॉक्टर बन जाए और एक मेरा दलित भाई डॉक्टर बन जाए, इतने से बात बनती नहीं है। समता तो हो गई, लेकिन समरसता चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, समता प्लस ममता इज इक्वल टू समरसता। समभाव प्लस मम भाव इज इक्वल टू समरसता। जब तक ये समभाव और मम भाव हमारे समाज के कुछ कुरीतियों के कारण, गलत सोच के कारण इतने बड़े तबके को जो अन्याय हुआ, उसको मम भाव और ममता से ही अपना बना सकते हैं। आज बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर हम संकल्प करें कि हमारे देश में ये सामाजिक दूरियां है, बुराइयां है, उसके खिलाफ हम विजय प्राप्त करेंगे और देश एक सशक्त राष्ट्र बन करके एक मन, एक मिशन, देश आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, कांग्रेस पार्टी के शहजादे, उनको अपने परिवार से कोई बाहर का इतिहास पता ही नहीं है। उनके लिए उनका परिवार वही उनका इतिहास है, वही उनकी भूगोल है, वही उनके सपने हैं। और इसीलिए दिन रात शहजादे जी बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करते हैं। बाबा साहब ने हमको संविधान दिया, सारे अधिकार दिए, सारे हक दिए, लेकिन शहजादे जी कहते हैं नहीं, हमने दिए। शिक्षा का अधिकार हमने दिया, खाने का अधिकार हमने दिया, जानने का अधिकार हमने दिया। भारत के संविधान में सारे हक है, बाबा साहब आंबेडकर ने हमें दिए हुए हैं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है जो संविधान की इन भावनाओं को भी दबोच करके बैठी है, उसी का ये परिणाम है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जरा बताइए शहजादे जी, भारत के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमें वाणी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? बोलने का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? सच बोलने के लिए ताकत दी है कि नहीं दी है? जरा बताइए तो मैडम सोनिया जी, शहजादे जी, अगर वाणी स्वतंत्रता अधिकार होने के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बोल पा रहे? उनके चेहरे मुंह पे क्यों ताला लगा है? और ये ताला किसने लगाया है? और इसलिए मैं कहता हूं कि इनको भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब आंबेडकर के प्रति, देश के भविष्य के प्रति कोई भी लेना देना नहीं है।
इतना ही नहीं, शहजादे जी, आप जिस परिवार से आते हैं, आपकी पार्टी ने आपको भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है। अधिकृत रूप से भले न किया हो, तब आपके एक एक शब्द में जिम्मेदारी का एहसास होना ये देश की अपेक्षा रहती है। आपकी सरकार है, क्या आप आपकी सरकार में भरोसा करते हैं? मैं शहजादे जी आपको सीधा सीधा पूछता हूं, आपकी सरकार जो आंकड़े देती है उसमें आपका भरोसा है? आपकी माता जी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं, वो राजीव गांधी फाउंडेशन जो रिपोर्ट देता है उसमें आपका भरोसा है? अगर आपका भरोसा है तो जरा वो सारी चीजें रिफर कर लीजिए। दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, श्रीमान शहजादे जी, आपकी सरकार, उसने ये कहा है कि हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगारी कहीं है, उस राज्य का नाम गुजरात है। शहजादे जी, आप ही की दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने कहा है कि हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जितने लोगों को रोजगार मिलता है पूरे देश में, उसमें पिछले 10 साल में अकेले गुजरात ने, फिर सुन लीजिए, टॉफी बाद में खाइए, पहले सुन लीजिए शहजादे जी, ये टॉफी खाने में ये बचपन यूं ही बीतता जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपकी दिल्ली की सरकार कह रही है कि 10 साल में पूरे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जो रोजगार दिए गए, उसमें अकेला गुजरात 57% यानी कि 57% रोजगार अकेले गुजरात ने दिए हैं। बाकी 45% में पूरा हिंदुस्तान समेट गया है, जिसमें आपकी सभी राज्य सरकारें भी है और आपकी दिल्ली की सरकार भी है। कुछ तो सच बोलो जी। और मैं मीडिया के मित्रों को विनती करता हूं कि अनाप शनाप जो शहजादे आंकड़े दे रहे हैं ना, जरा वेरीफाई तो करो, जरा चेक करके देश के सामने रखो ना। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कांग्रेस मन से चुनाव हार चुकी है। ऐसे निराशा की गर्त में डूबी हुई है कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आप मुझे बताइए, गंगा यमुना की ये धरती, राम कृष्ण की ये धरती, मेरे सामने मैं देख रहा हूं हरिद्वार, दूर दूर तक मुझे भीड़ नजर आ रही है। जरा हरिद्वार वाले मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हर हर गंगे। हाँ, सुनाई दिया, दिखाई दिया। हरिद्वार वाले हाथ ऊपर करके हर हर गंगे का बुलंद आवाज कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये देश गंगा यमुना राम और कृष्ण का, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, मैं हैरान हूं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा अब हमें संस्कृति के पाठ पढ़ा रही है। क्या हमें संस्कृति के पाठ उनसे पढ़ने पड़ेंगे? मैडम सोनिया जी, आपसे हमारी प्रार्थना है, कुछ मर्यादा रखिए।
हमारे देश के लोगों को, हमें हमारी संस्कृति हमें आपसे सीखनी पड़ेगी, हमारी रगों में है। त्याग और तपस्या का अधिष्ठान पर ये मेरी भारत माता खड़ी है। भाइयों बहनों, ये चुनाव आप सब जो आज मेरे सामने जो बैठे हैं, 17 तारीख को आप मतदान करने के लिए जाने वाले हो। ये चुनाव की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली बार देश में देखा गया है कि चुनाव घोषित होने के साथ साथ चुनाव का परिणाम भी घोषित हो चुका है। लोगों ने मान लिया है अब दिल्ली सरकार का जाना तय है। लोगों ने यह भी मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए भारी बहुमत से विजयी होने वाली है। 16 मई को देश के भविष्य की नींव रखने का एक महाअभियान आपके मतदान से होने वाला है। मैं मतदाता भाइयों बहनों और विशेष करके नौजवान मतदाताओं को प्रार्थना करता हूं, अब देश के लिए प्रयोगों का समय नहीं है। अब देश के लिए ये करूं या न करूं इस उलझन का समय नहीं है। देश में आज मक्कम निर्धार के साथ निर्णय करने का समय है। आधे अधूरे मन से काम करने का वक्त नहीं है। जब ये सरकार जा ही रही है, कांग्रेस डूब रही है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि अब हम दिल्ली में बहुत ही मजबूत सरकार बनाएं। पिछले 25 साल में देश को न मिली हो ऐसी मजबूत सरकार देना नौजवानों आपका कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भविष्य का आपके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे नौजवान मित्रों, सोचो अगर ये 5 साल ढीले ढाले गए, हल्के फुल्के गए, मक्कम निर्णय की ताकत के बिना की सरकार बन गई, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? मेरे नौजवान मित्रों, सबसे ज्यादा नुकसान उन नौजवानों को होने वाला है जो 25 से 35 के बीच में हैं, जिनका भाग्य का ये उत्तम काल है। मेरे नौजवान साथियों, आपके जीवन का ये उत्तम काल है। ये चुनाव आपके जीवन का उत्तम अवसर है। आप ऐसा काम कीजिए, पूरे देश में माहौल बनाइए और आप ही नेतृत्व कीजिए देश में मजबूत सरकार बनाने का, क्योंकि मजबूत सरकार ही आपका भाग्य बदलेगी। अगर ये मौका खो दिया तो 5 साल आपके कैसे जाएंगे? पिछले 10 साल में देश के नौजवानों का क्या हुआ? तबाही हो गई भाइयों। अगर उन नौजवानों को हमने ताकत दी होती क्या होता? ये आज शाहजादे जिस दुनिया को बातें बताते हैं। मैं आपको एक रहस्य बताऊं, माफ करना मेरा गला जरा ज्यादा ही खराब है, तो भारत सरकार ने, हमारे वित्त मंत्री, कांग्रेस में तो एक से बढ़कर एक सब बुद्धिमानों की फौज लगी हुई है, वो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान मानते हैं। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए, नौजवानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए बजट की योजना की, 30,000 करोड़ रुपीस, और 10 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट विद सर्टिफिकेट, एक गोल के साथ काम शुरू किया। आपको मैं बताऊं क्या किया इन्होंने? मुश्किल से 18,000 लोगों को सिर्फ ये लाभ मिला है। कहां 30,000 करोड़ रुपए, कहां 10 लाख लोग और कहां 18,000 लोग। बताइए मुझे भाइयों, ये किसकी जिंदगी में रुकावट पैदा हुई? ये किसकी जिंदगी की तबाही हुई? ये काम कौन करेगा? और इसलिए मैं आपको कहता हूं भाइयों, सारा रिस्क, सारा संकट, अगर सरकार मजबूत न बनी
तो नौजवान के कंधों पे आने वाला है। मैं, मेरे साथियों, मैं देश की जवानी को काम देना चाहता हूं, मैं देश की जवानी को अवसर देना चाहता हूं, मैं देश के जवानों का भाग्य बदलना चाहता हूं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अब दिल्ली में मजबूत सरकार होना जरूरी है। आप ये बात पहुंचाइए। 17 तारीख को मतदान है। उस मतदान के दिन आप अपनी ताकत का परिचय दो नौजवानों। भाइयों बहनों, तड़जोड़ की राजनीति बहुत हो चुकी है। सबको लेकर के चलने की राजनीति की आवश्यकता जरूर है। जो देश के पॉलिटिकल पंडित हैं ना, वो अभी भी अरिथमेटिक का हिसाब लगा रहे हैं। उनको लगता है कि 2% इधर गया, 1% इधर गया, 2% ऊपर गया, 1% नीचे आया। ये अरिथमेटिक वाला चुनाव नहीं है। वो पुराने जमाने में होता था कि पहले 4 थे तो 6 होंगे कि 2 होंगे। ये चुनाव केमिस्ट्री का है। अरिथमेटिक के चुनाव में 1+1 2 होता है, लेकिन केमिस्ट्री के चुनाव में एक के बगल में एक आ जाए तो 11 हो जाता है। आज 125 करोड़ देशवासियों का मन का केमिस्ट्री, यही तो हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाला है। कांग्रेस इस देश को कुछ नहीं दे सकती। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये कांग्रेस के जितने नेता देश में भ्रमण कर रहे हैं, उनका काम है अपने काम का हिसाब देना चाहिए। वो नहीं दे रहे हैं, औरों पे आरोप लगाते फिर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने को तैयार नहीं, महंगाई के ऊपर बोलने को तैयार नहीं, बेरोजगारी पर बोलने को लिए तैयार नहीं। उन्होंने खुद ने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, उसके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं। यानी वे अपने आप को अकाउंटेबल मानते ही नहीं है, जवाबदेह मानते नहीं है। क्या जनता को उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, लोकतंत्र की ये पहली शर्त होती है कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी दल, प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठा हुआ भी इंसान क्यों ना हो, कोई जनता से ऊपर नहीं होता है। हमारा सबका अगर कोई हाईकमांड है, हमारा सबका अगर कोई मालिक है, तो देश के 125 करोड़ मेरे भाई बहन हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इन दिनों एक बहुत बड़ी चर्चा, और मैं भी उस चर्चा के संबंध में आप ही की तरह चिंतित हूं। क्या राजनीति का अपराधीकरण होने देना चाहिए? क्या अपराधी प्रवृत्ति राजनीति में बढ़नी चाहिए? एक जमाना था, कांग्रेस ने सत्ता हथियाने के लिए, कुछ दलों ने सत्ता हथियाने के लिए अपराधियों का उपयोग करना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे अपराधियों ने भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में खुद के ही पैर जमाना शुरू कर दिया। फिर अपराधियों को भी लगा कि हम औरों को मदद करके जिताएं, उसके बजाय हम ही क्यों न जीत जाए। भाइयों बहनों, देश का दुर्भाग्य हुआ कि जन सेवा में से जो नेतृत्व पैदा होता था, ये कांग्रेस कल्चर के कारण, ये विकृत राजनीतिक प्रकृति के कारण बंदूक की नली में से नेतृत्व पैदा होने लग गए। मैं आज देशवासियों को मेरे मन की बात बताना चाहता हूं। आज भले ही राजनीतिक दलों की शायद मजबूरी बनी हो, लेकिन इसका उपाय हो सकता है। भारत की राजनीति को अपराधियों से मुक्त किया जा सकता है, और मैंने मन में ठान के रखी है जी। मौका दीजिए। बस हमने तय किया है, एक बार जितने लोग विधानसभा में चुन करके आए हैं, जितने लोग
पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं, उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचना की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारा काम चलाया जाएगा और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाएं। जो अपराधी नहीं है लेकिन झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उनको मुक्ति मिल जाए। एक शुद्धि की शुरुआत हो जाए। फिर जितने चुनाव लड़े हैं एमएलए और एमपी का, और उन पर कोई मुकदमे हो, उनके केस चलाए जाए और बाद में पंचायतों में, कॉरपोरेशन में जाया जाए। 5 साल के भीतर भीतर भाइयों बहनों, मैं ये काम करके जाना चाहता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दें। हिंदुस्तान की राजनीति में अपराध मुक्ति का अभियान ये सिर्फ भाषण करने से होने वाली बात मैं नहीं मानता हूं, उपदेश देने से होने वाली बात बताना नहीं आया हूं। मैं मक्कम निर्धार के साथ, टाइम बाउंड कार्यक्रम के साथ अपराध मुक्त राजनीति, और मुझे उसमें सज्जन लोगों की मदद चाहिए, प्रामाणिक पवित्र लोगों की मदद चाहिए। और वो उसमें कोई भी दल होगा, मेरे ही पार्टी का कोई क्यों न हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अपना पराया का खेल नहीं होगा। ये मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं। किसी ने ये हिम्मत नहीं की है, लेकिन मैं मानता हूं कि जैसा मेरा संस्कार है, जैसे जिस संस्कृति को मैंने अपनाया है, परमात्मा मुझे काम में मदद करेगा। मुझे जनता जनार्दन के आशीर्वाद चाहिए। आइए हम संकल्प करें, नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को जीने का अवसर मिले, नौजवानों के 5 साल 10 साल बर्बाद नहीं होने चाहिए। और आपके संतानों के 5 साल 10 साल बर्बाद होना मतलब आपके परिवार का भी बर्बाद होना है। बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, विधवा माँ ने जिस बच्चे को पढ़ाया उसका क्या होगा। और इसलिए मैं जो नौजवान की बात करता हूं वो उसका सिर्फ भला होने वाला नहीं है, उसके पूरे परिवार का भला होने वाला है, उसके माँ बाप का भले होने वाला है। और इस काम को मैं करना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मैं हैरान हूं, हमारे पॉलिटिकल पंडित लिखते नहीं है, लेकिन एक बात है, ये पहला चुनाव ऐसा है कि प्री पोल अलायंस, मतदान में, चुनाव में जाने से पहले गठबंधन आज एनडीए की 25 पार्टियों के गठबंधन के साथ प्री पोल अलायंस आज तक के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अलायंस हुआ है। हम चुनाव के मैदान में हैं, जनता हमारे साथ जुड़ रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। आपने कभी सोचा है, सत्ता दल, शासन में बैठे हुए लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए कोशिश करें, ये तो मैं समझ सकता हूं। विरोधी दल इकट्ठे होकर के सत्ता वालों को हटाने की कोशिश करें, ये भी समझ सकता हूं। लेकिन पहली बार उल्टा हुआ है। सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस के सारे लोग सारी पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। ए पार्टी, बी पार्टी, टीम पार्टी, ये कांग्रेस, बी कांग्रेस बना रहे हैं, नए नए फालतू लोग खड़े कर रहे हैं। और मुद्दा क्या, कुछ भी हो जाए, मोदी नहीं आना चाहिए। बताइए, वो अपने आप को बचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी घुस न जाए, क्योंकि उनको डर है, पता नहीं मोदी आएगा तो उनका होगा क्या। 16 मई को उनकी जगह कहां होगी, इससे वो कांप रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। भाइयों बहनों,
मैं आपसे आज प्रार्थना करने आया हूं। मैं देश में 15 राज्यों के 100 से अधिक स्थानों पर एक साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। मेरे सामने मैं आप सबको देख रहा हूं। लाखों लोगों के साथ बात करने का ये विश्व रिकॉर्ड आज हो रहा है और इस विश्व रिकॉर्ड में आप भी हिस्सेदार है, इसलिए आपको भी बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, एक ही मुद्दा, मोदी रोको, मोदी रोको, मोदी रोको। भाइयों बहनों, ये चुनाव नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सकारात्मकता का चुनाव है। ये चुनाव देश में आशा लेकर के आया है। ये चुनाव देश में भरोसा पैदा करने वाला है। ये चुनाव नई पीढ़ी में विश्वास पैदा करने वाला चुनाव है। और मैं साफ देखता हूं भाइयों, ये चुनाव 21वीं सदी में हिंदुस्तान कैसा होगा, हमारा भारत भव्य हो, हमारा भारत दिव्य हो, हमारा भारत सामर्थ्यवान हो, हमारे 125 करोड़ देशवासी शक्ति संपन्न बने, सामर्थ्य संपन्न बने, हमारे खेत खलिहान हरे भरे हो, हमारा गरीब हो, मजदूर हो, सम्मान के साथ जीता हो, हमारी मां बहनों की बेइज्जती अब बंद हो, हमारी मां बहनें, हमारी बेटियां सम्मान और इज्जत के साथ जिए। ऐसी 21वीं सदी की नींव 17 तारीख को आपके एक वोट से पक्की होने वाली है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 17 तारीख को आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबां पे कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जा करके ईवीएम मशीन के सामने खड़े रह करके ये दिमाग वाला कमल, दिल वाला कमल, जुबां वाला कमल उंगली पे उतारना पड़ता है और ईवीएम मशीन को दबाना पड़ता है। आप ईवीएम मशीन को, कमल के निशान को बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए, भीमराव अंबेडकर का स्मरण करिए। उस महापुरुष ने इतना बड़ा हमें संविधान दिया। भारत के भाग्य बदलने के लिए हम पूरी ताकत से आइए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन यहां से मैं विनंती करता हूं, जरा नागौर के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, नागौर के लोग जरा हाथ ऊपर करके भारत माता की जय बुलवाइए। नागौर के लोग, इधर मुझे चित्तौड़गढ़ दिख रहा है। चित्तौड़गढ़ के मेरे वीर बांकुरे, जरा हाथ ऊपर करके महाराणा प्रताप का जय जयकार करिए। जरा चित्तौड़गढ़ के बांकुरे जरा हाथ ऊपर करके महाराणा प्रताप का जय जयकार कीजिए। वाह, शाबाश, दिख रहा है। ये मेरा भिलवाड़ा दिख रहा है। आज भिलवाड़ा में काफी लोग नजर आ रहे हैं। भिलवाड़े के लोग जरा भारत माता की जय करो। ये बरेली, इतनी बड़ी मात्रा में बहनें आई हुई है, जरा भारत माता का जय जयकार करिए बरेली वाले। ये उधर सीतापुर, वहां तो अंधेरा शुरू हो गया ऐसा लगता है। सीतापुर के लोग शाबाश। धार के लोग, वाह, धार के लोग नजर आने लगे, शाबाश। देखिए पूरा देश, कैसा मेरा बड़ा सौभाग्य है, पूरे देश को मेरे सामने देख रहा हूं और क्या उत्साह देख रहा हूं मैं, क्या तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, क्या उमंग दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मतदान का विश्व विक्रम कर दीजिए इस बार। भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीट दीजिए, मजबूत सरकार बनाइए। मजबूत कदम उठाने का भाजपा आपको वादा करती है, मजबूत देश बनाने का वादा करती है। आप मजबूत सरकार बनाइए। फिर एक बार मेरे साथ, आप सब एक साथ दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ नारा बोलेंगे,
भारत माता की। फिर से मेरे साथ पूरी ताकत से सबके सब दोनों हाथ ऊपर करके जोरों से बोलिए, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 125 करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा, विश्वास और सकारात्मकता के जो प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आज 3D होलोग्राम तकनीक से बड़े सहज रूप से सीधे दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा।